Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication. It starts a chapter 25E Doctor of Philosophy PhD effective from the session 2022-23 है। ये यूजीसी का जो गैजेट आया था 7 दिसंबर 2022 में पीएचडी का नए रेगुलेशन और रूल के लिए, तो वो एएमयू ने जो है 13 जुलाई को एकेडमिक काउंसिल हुई, उसमें ये चैप्टर 25E इम्प्लीमेंट ये पास हुआ। इसके ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन दोनों बन गए और अब फॉर्म भी रिलीज़ कर दिया गया है। ओपनिंग फॉर्म जो है 22 जुलाई 2023 है। विदाउट लेट फ़ी आपका 19 अगस्त है और इसी उसके बाद अक्टूबर तक 2023-24 सेशन का, यानी दोनों सेशन का, क्योंकि एमयू का सेशन लेट चल रहा है तो वो भी फॉर्म आ जाएगा 23-24 सेशन का भी, तो आपको डबल बेनिफिट है। क्या प्रोसेस रहता है A to Z, आपको एडमिशन से अवार्ड तक का सफ़र हम तय करते हैं। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफर्स फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, यानी अलीगढ़ मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन इन द फैकल्टीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी एज नोटिफाइड द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एएमयू जो है पीएचडी जो रन कर रही है अब इस रेगुलेशन के हिसाब से, तो वो पार्ट टाइम और फुल टाइम करेगी। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अ कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इफ़ ही और शी हैज़ पास इन अ सब्जेक्ट रिलेवेंट टू हर हिज प्रोपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च। जिस फील्ड में वो रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें वो क्या है क्वालिफिकेशन, उसमें कितनी परसेंटेज चाहिए आपको 55। ओके। 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, 1 ईयर जिसने मास्टर डिग्री का जो कोई प्रोग्राम अगर उसने किया है तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन कब है? आफ्टर अ 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, जिसने ग्रेजुएशन जो है 4 साल का किया हो। 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 3 ईयर, जिनके 2 साल का मास्टर है, और तो बैचलर डिग्री उनकी कितने की होगी? 3 साल की, क्योंकि पहले 3 साल का ही होता था। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट इन टू द मास्टर डिग्री और कोरस्पॉन्डिंग जो बेस रहेगा वो आपका मास्टर डिग्री का रहेगा। मास्टर डिग्री यानी उसमें कितनी परसेंटेज आपको चाहिए? 55। ओके। ग्रेजुएशन की मार्क्स की कोई यहाँ बात नहीं की गई है। एमफिल वाले भी एलिजिबल हैं, वो उनकी 55% मार्क्स चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है आप 12th के बाद भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वो कैसे? आप 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च विद द मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स इन एग्रीगेट या इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल व्हेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। यानी आप ग्रेजुएशन में विद रिसर्च के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं विद अ मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट। ओके। यानी आप 12th के बाद पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आपका बैचलर भी यानी ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और विद आपका रिसर्च हो जाएगा। अगर पहले से ही आपने मन बना लिया है, जैसे सिविल सर्विस के लिए पहले से तैयारी करता है, अगर रिसर्च के लिए, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो 10th के बाद ही अपना करियर बना लेगा कि हाँ मुझे रिसर्च में जाना है। 12th के बाद मुझे ग्रेजुएशन और विद रिसर्च में क्या है एडमिशन लेना है, तो वो एक है रिसर्च फाइनल करके ही, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा उधर वो उसका रिसर्च कंटिन्यू एडमिशन रनिंग होगा। ओके। तो ये प्रोसेस थे आपके, एक तो 1 ईयर वाला आप मास्टर डिग्री में, लेकिन 3-4 साल का आपका बैचलर डिग्री हो, और 2 साल मास्टर हो तो 3 साल का, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन 3 साल का ही था। और एमफिल वाले भी एलिजिबल हैं, और 12th के बाद जो बैचलर डिग्री में एडमिशन लेंगे विद रिसर्च, तो वो भी रिसर्च कर सकते हैं। ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। The above shall be subject to any further requirements for eligibility that may be laid down by the university from time to time। वो यूनिवर्सिटी चेंज कर सकती है। Provided that a candidate is working in an externally funded जो research project है in the university who is otherwise eligible, उनके अलावा सब एलिजिबल हैं। विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम वाइल कंटिन्यूइंग टू वर्क इन द रिसर्च सब्जेक्ट टू जस्टिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट द
सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रपोज्ड पीएचडी टॉपिक ऑफ द कैंडिडेट आर इन कॉन्सोनेंस। तो यानी जो आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं वो भी पीएचडी प्रपोज्ड वर्क में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी उनका वो एडमिशन पीएचडी में हो सकता है। ओके। प्रोवाइडेड एट एन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और गेस्ट टीचर हैं वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हें भी फुलफ़िल करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड डाटा परमानेंट स्कूल टीचर जो एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल टीचर हैं, नर्सिंग ट्यूटर हैं ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यानी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस, जो 5 साल से रेगुलर सर्विस दे रहे हैं वो भी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड डाटा परमानेंट नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ यानी जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस। नॉन टीचिंग स्टाफ जो परमानेंट है 5 साल से रेगुलर सर्विस दे रहा है तो वो भी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता है, लेकिन फिलफिल करे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके। 5% का रिलैक्सेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप को 5% का रिलैक्सेशन है वो किन्हें मिलेगा, जिनके हैविंग मोर देन 40% डिसेबिलिटी हो। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी normally be made annually as per the admission policy approved by the academic council of this university from time to time। क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट कंप्राइजिंग, तो यानी सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका रिटन टेस्ट और दूसरा क्या होगा प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा फॉर दोज हु क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा, यानी वो शॉर्ट लिस्ट के जाएंगे काय के लिए प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। सब्जेक्ट टू एग्जाम्शन और कुछ एग्जाम्शन होंगे रिटन टेस्ट में वो कौन होंगे, देखिए 2 टेस्ट होंगे। टेस्ट एक रिटन टेस्ट होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा और जो रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स ले आएंगे तो वो क्या है एलिजिबल हो, एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। वो फिर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के मार्क्स के बाद फाइनल मार्क्स होने के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट बनेगी जो एलिजिबल होंगे पीएचडी एडमिशन के लिए, फिर उसके बाद एडमिशन दे दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप कौन एग्जाम होंगे रिटन टेस्ट है वो नेट और यूजीसी सीएसआर नेट या गेट या सीईईटी या सिमिलर नेशनल लेवल का कोई टेस्ट हो, वो लोग क्या है एग्जाम्प्ट होंगे रिटन टेस्ट से। मोर देन या इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी वैलिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर एग्जाम्प्टेड फॉर अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट, तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। हाउएवर दे मस्ट, लेकिन उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इन पर्सन टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, लेकिन प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए वो कंपलसरी है फॉर अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर सिलेक्शन। ओके। फॉरेन नेशनल आर एग्जाम्प्टेड हैं रिटन टेस्ट से। Foreign national are exempted from appearing in the written test. However, they must appear in the presentation cum interview in person or through video conferencing to become eligible for selection. Provisional admission. The BOS, the Board of Studies shall recommend a supervisor an area of research for each candidate selected for the PhD program. जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो रिसर्च स्कॉलर होंगे तो उनका सुपरवाइज़र और एरिया ऑफ रिसर्च जिसे टॉपिक बोलते हैं वो कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ BOS करेगा। प्रोविजनल एडमिशन शैल बी ऑफर टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड, वो ऑलरेडी नोटिफाइड कर दी गई हैं इन द कंसर्न डिसिप्लिन, जो कंसर्न डिसिप्लिन में जो नोटिफाई की गई हैं वैकेंसीज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमेटी ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च यानी CASR टू द रिकमेंडेशन ऑफ द BOS ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो BOS की जो रिकमेंडेशन होगी तो वो CSR उसे अप्रूव करेगा। द डेट ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच कैंडिडेट शैल बी द डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द एडमिशन फीस बाय हिम या हर। जो डेट ऑफ एडमिशन आपकी रहेगी तो जो आप फ़ीस जमा करोगे वही आपका डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कहलाएगा रहेगा। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी
constitution and responsibilities. There shall be a research advisory committee referred to a RAC for each research scholar comprising supervisor, convener, chairman of the department of her या his nominee, subject expert in a related या allied area working in the department या any other department of study in the university to be nominated by the BOS. तो the RAC shall review the research proposal of the PhD स्कॉलर, तो उसका रिव्यू करेगी, गाइड और उसका गाइड भी करेगी स्कॉलर को इन द डेवलपिंग द स्टडी डिज़ाइन एंड methodology of research and identify the course and that he or she may have to do. Prepare a year wise research plan, और प्रिपेयर करेगी रिसर्च ईयर वाइज रिसर्च प्लान. periodically review and assess the प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च वर्क, और उसकी रिसर्च स्कॉलर की वो प्रोग्रेस भी देखेगी. आप PhD कौन देखे, सारा ये काम किसका है, RAC का है. आप PhD स्कॉलर शेल अपेयर बिफोर द RAC वंस इन 6 months, और हर 6 महीने में उसे अपेयर होना है RAC के सामने. ओके. Topic of research. The RAC shall within 6 months from the date of provisional admission, यानी डेट ऑफ एडमिशन होने के 6 महीने के अंदर RAC को टॉपिक सुपरवाइज़र अपॉइंट कर देना है. कोर्स वर्क. द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द PhD कोर्स वर्क इज़ अ मिनिमम ऑफ 12 credits, अ मैक्सिमम ऑफ 20 credits. जो मिनिमम क्रेडिट्स 12 और मैक्सिमम 20 based on the recommendation of the RAC and approved by the BOS, including 4 credit course of research and publication ethics, पढ़ेंगे 4 credits, और 4 credits course on research methodology और other course identified by the RAC. other course जो है identify करेगा RAC. okay. The RAC can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the PhD program. All courses prescribed for PhD coursework shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment method. The coursework is mandatory, यानी coursework जो है वो compulsory है for all candidates admitted to PhD program. The minimum attendance requirement is 75% for each paper separately. हर पेपर के लिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी है. The examiners for the papers of the prescribed courses conducted by the university shall be appointed by the CASR of the faculty concerned. The candidates admitted to the PhD program shall be required to complete the coursework prescribed by the department within 1 year from the date of admission. जो कोर्स वर्क जो होना चाहिए, द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम टू कंप्लीट द कोर्स वर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन. डेट ऑफ एडमिशन से 1 साल के अंदर PhD कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. फेलिंग विच हर हिज नेम शैल बी रिमूव फ्रॉम द रोल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड she and he will be entitled for re-admission in the PhD program. अगर वो फेल कर जाता है तो वो उसे री-एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होगा. तो यानी 1 साल के अंदर क्या है आपका कोर्स वर्क होगा. अगर कोर्स वर्क में वो फेल हो जाता है, फेज विच हर यही से नेम शैल भी, उसका जो है नाम वो PhD प्रोग्राम से रिमूव कर दिया जाएगा. द कैंडिडेट शैल बी इशूड अ ग्रेड शीट ऑफ द कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, यानी उसकी मार्कशीट बनेगी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन की. आ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द PhD प्रोग्राम हु हैज़ अर्लियर बीन अवार्डेड MPhil of this university shall be exempted from the some या all courses work credits. अगर इसी यूनिवर्सिटी से उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर MPhil किया है तो उसे कोर्स वर्क और अदर क्रेडिट्स की ज़रूरत नहीं है. इफ़ द BOS is of the opinion that the coursework credits undertaken by her या him at MPhil level
suffices यानी sufficient है the requirement of the course of work graded at PhD level. Okay. For a national admitted to PhD program other than in the department of Arabic यानी जो लैंग्वेजेस वाले हैं अरबिक, हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, थियोलॉजी may have to additionally pass an इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी कोर्स, तो उन्हें इंग्लिश प्रोफेंसी कोर्स करना होगा ऑफ 1 सेमेस्टर ड्यूरेशन, 1 सेमेस्टर के टाइम में। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी कोर्स ऑफ 1 सेमेस्टर ड्यूरेशन, 1 सेमेस्टर की ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। डिज़ाइंड एंड कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इफ़ रिकमेंडेड बाय द RAC, अगर RAC रिकमेंड करेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश उसे 6 महीने का कोर्स करवाएगा। रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट यानी जो रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है, तो आर रिसर्च स्कॉलर हु हैज़ बीन प्रोफेशनली एडमिटेड टू द PhD प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू बी इन रेसिडेंट एट अलीगढ़ विद रेगुलर अटेंडेंस, यानी रेगुलर अटेंडेंस चाहिए उसे। तो रेसिडेंट विद परस्यू रिसर्च एज फुल टाइम, कौन का किसके लिए अटेंडेंस, जो को फुल टाइम PhD कर रहे हो। कोर्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर एडमिशन, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है PhD का वो कितना है 3 years, 3 साल तक की आपकी क्या है अटेंडेंस होनी चाहिए, रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है, यानी आप अलीगढ़ में ही हो तो 3 साल मिनिमम। और रिसर्च स्कॉलर एंटाइटल्ड टू हाउस रेंट अलाउंसेस शैल नॉट बी अलाउड हॉस्टल अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको उसे नहीं मिलेगा, नॉट बी अलाउड हॉस्टल अकोमोडेशन। ओके, अ रिसर्च स्कॉलर allocated hostel accommodation shall have to vacate the same not later than 3 years from the date of her or his admission. A research scholar on the recommendation of the peers concerned may be permitted by the CSR to reside outside Aligarh for the purpose of collecting material for his or her thesis of duration it deems fit, to which shall contain as resident at Aligarh इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन क्लॉज 5 में है। क्या उसका अगर कलेक्शन मटेरियल के लिए PhD से अगर जाना है तो वो पूरा ब्रीफली जो है 5.1 में आप देख सकते हैं। A research scholar on the recommendation of the chairman concerned may be permitted to by the dean to work in externally funded research project in the university allocated to his or her supervisor, co-supervisor as a principal या co-principal investigator, subject to justification by the supervisor that the PhD topic of the candidate and the subject of the project are in consonance. Duties, attendance and leave क्या रहेगा। RSS scholar shall put in regular attendance, यानी रिसर्च स्कॉलर को रेगुलर अटेंडेंस, आप जैसे ग्रेजुएशन में और PG में आपको रेगुलर जाना होता है, ऐसे ही रेगुलर अटेंडेंस देनी होगी आपको भी। और शैल बी इंटाइटल्ड फॉर लीव इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, और आप छुट्टी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। ऑल PhD स्कॉलर्स इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेन इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोगी, रिटीन writing related to their chosen PhD subject during their doctoral period. PhD scholar may also be assigned 4 to 6 hours per week of teaching या research assistantship for conducting tutorial या laboratory work 1 year after completing their coursework. coursework complete करने के बाद आपको वीक में 4 से 6 घंटे आपको देने होंगे रिसर्च टीचिंग पे, रिसर्च अटेंडेंस असिस्टेंटशिप पर या लेबोरेटरी वर्क पर। हाउएवर दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन टीचिंग या इवोल्यूशंस, तो आप काय में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, टीचिंग पे और इवोल्यूशन पे नहीं होगे। चेंज ऑफ सुपरवाइज़र, अगर आप सुपरवाइज़र के अंडर में काम कर रहे हैं और सुपरवाइज़र्स आपके बन रही है या सुपरवाइज़र कहीं दूसरी जगह अपॉइंट हो गया आप, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ द एग्जिस्टिंग सुपरवाइज़र ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इंक्लूडिंग बीइंग वन ऑन लीव फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months, अगर 12 months से ज़्यादा वो
छुट्टी पे चला गया है या कुछ आपका रिसर्च स्कॉलर इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, परफॉर्म ड्यूटीज़ नहीं हो रही है आपके साथ, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द BOS अपॉइंट अ न्यू सुपरवाइज़र, तो आपका न्यू सुपरवाइज़र अपॉइंट हो जाएगा। इन केस अ नीड अराइजेज द BOS setting specific reasons why recommend a change of supervisor to the CSR. Change of topic. The CASR on the recommendation of the BOS Board of Studies of the department concerned may approve a change in the PhD in the topic of the PhD thesis of the research scholar, and he shall be permitted to submit his PhD thesis with the new topic after at least 3 months from the date of approval of the change by the CSR. However, the registration of the research scholar will continue be counted from the date of his admission. चेंज ऑफ स्टेटस यानी आप रेगुलर से पार्ट टाइम होना चाहते हैं, तो आप PhD स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 ईयर रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, अगर आप 3 साल की रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, तो मैं भी परमिटेड बाय द डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द RAC एंड चेयरमैन कंसर्न टू चेंज हिज या हर स्टेटस टू डेट ऑफ एन एक्स स्टूडेंट। अगर आप PhD 3 साल की रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, तो आप और आपकी 3 साल की रिक्वायरमेंट के ही टाइम में आप इधर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर चुके हैं और आप कहीं आप सेलेक्ट हो गए हैं, या आपने कोई गवर्नमेंट टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया है, या आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप AMU से एज ए एक्स स्टूडेंट यानी अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप 3 ईयर रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली हो, तो आप क्या है एक्स स्टूडेंट हो जाओगे। इफ़ अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर इज़ अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर इसी यूनिवर्सिटी में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो गया है, तो देन हिज या हर कैंडिडेट में बी चेंज फ्रॉम फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर टू अ पार्ट टाइम। तो वो क्या है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर से वो आपका पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हो जाएगा विद अ मिनिमम रेसिडेंस पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। उसे मिनिमम जो है रेसिडेंस पीरियड जो है 4 ईयर्स बाय द CASR ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द BOS। यहाँ देखिए जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट 3 साल की है। अगर उसका कहीं बाहर अपॉइंटमेंट होता है तो वो एज ए एक्स स्टूडेंट हो जाएगा, उसके बाद थीसिस सबमिट कर देगा, उसके बाद उसका प्री सबमिशन के लिए आ जाएगा, उसके बाद उसका वाइवा हो जाएगा और फाइनली उसे PhD की डिग्री मिल जाएगी। तो वह जॉब भी ज्वाइन कर लेगा और यहाँ PhD की उसकी डिग्री भी मिल जाएगी, यानी वो एज ए एक्स स्टूडेंट हो जाएगा। अगर AMU में ही PhD स्कॉलर का असिस्टेंट प्रोफेसर पर हो जाता तो उसके लिए मिनिमम पीरियड क्या है रेसिडेंसी पीरियड, वो वहाँ बढ़ा दिया गया 4 साल है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट टीचर या परमानेंट स्कूल टीचर, नर्सिंग ट्यूटर, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हु हैव availed part-time PhD program shall automatically revert back to the, तो ऑटोमेटिकली जो है रिवर्ट कर दिया जाएगा बैक टू द फुल टाइम प्रोग्राम वंस she or he ceases to be in service in the university. Supplication by the teachers of the university, सप्लीकेशन जो है जो टीचर PhD करना चाहता है विदाउट सुपरवाइज़र, तो सेल्फ सप्लीकेशन या सप्लीकेशन विद सुपरवाइज़र, जो टीचर कैंडिडेट जो करना चाहते हैं अ परमानेंट टीचर, उसके लिए कंडीशन क्या है वो परमानेंट टीचर हो, अ परमानेंट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑफ कैंपस सेंटर्स, इंक्लूडिंग जो मल्लापुरम सेंटर है, मुर्शिदाबाद सेंटर है, किशनगंज सेंटर है, इंक्लूडिंग ये तीनों सेंटर, हु होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी जो मास्टर डिग्री हो उनके पास, has been working or appointed in a relevant subject, the relevance to be decided by the BOS at the time of considering the application for supplication। तो उस टीचर को क्या है एक एप्लीकेशन देनी होगी और BOS उसे डिसाइड करेगी। may apply to the CSR through the BOS to permission to submit
A thesis for the award of the PhD degree, a specific topic, the CSR may accord such a permission after considering the opinion of the BOS. A teacher so permitted to submit the thesis may or may not be assigned to any supervisor depending upon the recommendation of the BOS shall be eligible to submit her or his thesis not before 1 year after approval of her or his application by the CASR subject to the condition in clause 12 first and 12 का third. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है पीएचडी का, कितने साल का होगा? तो फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम शैल बी अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स. मिनिमम ड्यूरेशन कितना है? 3 साल का अंदर आप पीएचडी, यानी 3 साल में आप पीएचडी कर सकते हैं. फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग कोर्स वर्क या और इंक्लूडिंग कोर्स वर्क और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 5 इयर्स. मिनिमम ड्यूरेशन 3 और मैक्सिमम 5. पार्ट टाइम PhD program shall be for a minimum duration of 4 years from the date of admission. पार्ट टाइम के लिए क्या है? 4 ईयर मिनिमम है, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, a maximum duration of 7 years. A PhD scholar may be granted an extension by the CSR on the recommendation of the RAC and POS of a maximum duration of 1 year to submit the thesis as an ex-student. वो थीसिस सबमिट कर सकता है, यानी 5 इयर्स के बाद अगर वो नहीं कर पाता है तो उसे क्या है आरएसी रिकमेंड करेगी एक्सटेंशन के लिए, तो वो उसका जो है 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा, तो यानी वो 7 साल तक पीएचडी कर सकता है. मैक्सिमम ये हो गया. हाउएवर वुमेन स्कॉलर्स या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैविंग मोर देन 40% disability may be allowed an extension up to maximum duration of 2 years to submit the thesis as an ex-student. तो आपका फीमेल रिसर्च स्कॉलर और हैंडीकैप रिसर्च स्कॉलर उन्हें 2 साल एक्स्ट्रा और मिल जाता है, यानी देखिए 5 इयर्स प्लस 1 प्लस 2, तो 8 साल तक आप पीएचडी कर सकते हो. The application for extension has to be submitted to by the PhD scholar well before the expiry of the maximum duration, failing which his or her registration or admission shall get cancelled automatically on the expiry of the maximum duration. अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका फेल हो जाता है, जो आपको देखिए 5 साल के बाद 1 साल का मिल गया और फीमेल के लिए 2 साल मिल गए, अगर इसके बाद भी आप नहीं कर पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड द पीएचडी स्कॉलर विल नॉट बी बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो एक्सटेंशन वाला जो पीरियड रहेगा पीएचडी का, तो उसमें जो है रिसर्च स्कॉलर एएमयू का बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं होगा एट दैट टाइम. सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस, प्री सबमिशन. तो पीएचडी थीसिस सबमिट करने से पहले आपको क्या करना होगा? प्री सबमिशन सेमिनार होगा आपका ऑन द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च वर्क एंड फॉलोइंग द अप्रूवल बाय द RAC एंड द PhD स्कॉलर शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन प्रेजेंटेशन ऑफ हर या हिज वर्क बिफोर द RAC. Teachers and research scholars of the department concerned with the view to obtain suggestion for possible improvements in the proposed contents of the thesis in a manner as provided in the regulations. तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और उस फैकल्टी के जो टीचर्स हैं वो इम्प्रूवमेंट सजेशन दे सकते हैं थीसिस में. A PhD scholar is required to submit the thesis within 6 months. तो उसे विद इन 6 मंथ, यानी आफ्टर प्री सबमिशन सेमिनार के बाद विद इन 6 मंथ में उसे जमा करनी होगी, बट नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, लेकिन 1 महीने से पहले नहीं. विद इन 6 मंथ के अंदर प्री सबमिशन के बाद, और मिनिमम विद इन 6 मंथ के अंदर कर सकता है, और मिनिमम 1 महीने के बाद कर सकता है. फ्रॉम द डेट ऑफ हर या हिज प्री सबमिशन सेमिनार, फेलिंग विच ही शैल बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ फ्रेश. तो अगर वो इस पीरियड में जमा नहीं कर पाता है तो उसे फिर फ्रेश प्री सबमिशन सेमिनार देना होगा. However, the maximum time limit for the submission of the thesis shall not
एक्सीड एज लेट डाउन इन दीज ऑर्डिनेंसेज। लेकिन सबमिशन की डेट जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है प्री सबमिशन कराया जा रहा हो, आप सबमिट नहीं करवा रहे हो और आपका ड्यूरेशन जो पीरियड है डेट ऑफ एडमिशन से अगर काउंट करें तो वो एक्सीड हो जाए। ओके। A PhD scholar must publish at least one research paper in a Scopus indexed या UGC listed journal and present at least 2 papers in conference and seminars before the submission of the thesis for evaluation। तो आपके क्या है, वन पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए, एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर इन अ स्कोपस इंडेक्स्ड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए, या प्रेजेंट एटलीस्ट एंड और प्रेजेंट एटलीस्ट 2 पेपर्स इन द आपके कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में आपका प्रेजेंटेशन होने चाहिए पेपर्स का बिफोर द सबमिशन ऑफ द थीसिस फॉर इवैल्यूएशन एंड प्रोड्यूस एविडेंस फॉर द सेम इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट। और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट्स का और रीप्रिंट ऑफ हर या हिज पब्लिश्ड पेपर। Provided that in areas या discipline where there are no या only a limited number of Scopus indexed या UGC listed journals, the Board of Studies may relax the above condition of the scholars with reason to be recorded in writing। तो BOS उन्हें जो है राइटिंग में देगा कि अगर वो जो उसका जो फील्ड है जो या लिस्टेड जर्नल में नहीं है या इसको बस इंडेक्स में नहीं है तो उसका रिटन में BOS अलग सजेशन देगा। ओके। आ thesis once submitted cannot be resubmitted except when the seminar recommends a revision of the thesis। thesis को दोबारा रीसबमिट नहीं कर सकते, जब ही कर सकते हो एक्सेप्ट व्हेन द एग्जामिनर, जब आपकी थीसिस एवोल्यूशन के पास चली जाएगी, आपके सुपरवाइज़र के पास, एक इंडियन एग्जामिनर के पास और दूसरी फॉरेन नेशनल एग्जामिनर के पास। अगर उनमें से एग्जामिनर की जो रिपोर्ट आती है अगर वो थीसिस को रिवाइज करते हैं तभी आप रीसबमिट करोगे एज ए रिवाइज थीसिस। ओके, अदरवाइज नहीं। इवोल्यूशन यानी जो थीसिस जो चेक की जाएगी उसका पैमाना क्या रहेगा। एवरी थीसिस फॉर द डिग्री ऑफ PhD शैल बी एवल्यूटेड बाय द सुपरवाइज़र। तो हर थीसिस जो है एवल्यूट करेगा आपका सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र अगर है तब, इफ़ एनी, एंड बाय 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स और 2 आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशंस हु शैल बी पर्सन ऑफ हाई एकेडमिक रिप्यूट नॉट इन द एम्प्लॉइज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। वो इस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉयमेंट ना हो। इफ़ आइदर द सुपरवाइज़र और नॉट द को सुपरवाइज़र, ना वो सुपरवाइज़र हो ना वो को सुपरवाइज़र, इज़ या आर अवेलेबल। एनोदर एग्जामिनर शैल बी अपॉइंटेड बाय द CSR ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द RAC to be convened by the chairman of the department. In case of teachers of the university permitted to supplicate a thesis for the award of the PhD degree without a supervisor। MU का टीचर जो है अगर सप्लीकेशन करे तो वो विदाउट सुपरवाइज़र के भी कर सकता है। तो उस केस में जो है एवल्यूटर एग्जामिनर जो है 3 चाहिए, 3 एक्सटर्नल एग्जाम फॉर द पर्पस ऑफ द एवल्यूशन ऑफ द थीसिस, क्योंकि उसमें सुपरवाइज़र तो रहेगा नहीं, तो इसलिए 3 एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे। पैनल ऑफ एग्जामिनर, पैनल जो आपकी जो थीसिस जो एवल्यूट करेंगे, जो चेक करेंगे, तो उनका जो पैनल बनेगा इंडियन एग्जामिनर फॉरेन एग्जामिनर का, तो उसका प्रोसेस क्या है। द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न इन कंसल्टेशन विद द सुपरवाइज़र, वो कंसल्टेशन चेयरमैन किससे करेगा, सुपरवाइज़र से, शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन एंड सेंड इट। और फिर वो जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर के यानी 5 इंडियन एग्जामिनर और 5 फॉरेन नेशनल एग्जामिनर के नाम डीन ऑफिस के थ्रू जो है चेयरमैन भेजेगा डीन ऑफिस के थ्रू, वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन में आ जाएंगे थ्रू द डीन ऑफ द फैकल्टी सून आफ्टर द प्री सबमिशन सेमिनार के बाद ऑफ द स्कॉलर टू बी प्लेस्ड बिफोर द CASR फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स। और CASR के बेस पर वो एग्जामिनर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। द पैनल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑफ द थीसिस शैल बी scholars of eminence in the area of research not below
द रैंक ऑफ द प्रोफेसर, वो प्रोफेसर रैंक से नीचे ना हो। हैवर इफ़ नो सुपरवाइज़र, अगर उस फील्ड में अगर कोई सुपरवाइज़र नहीं है, इज़ अवेलेबल इन डिसिप्लिन, देन द एक्सटर्नल एग्जाम शैल नॉट बी बिलो द रैंक द रैंक ऑफ द एसोसिएट प्रोफेसर, तो एसोसिएट प्रोफेसर से बिलो ना हो। एसोसिएट प्रोफेसर से बिलो का मतलब है आपका असिस्टेंट चेक नहीं कर सकता। ओके, evaluation of the PhD thesis, the controller of examination shall get in touch with approved examiner to secure consent of the examiner। जो कंसेंट जो एग्जामिनर की लेगा वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन लेगा, यानी कौन टच में रहेगा, वो आपका चेयरमैन और डीन ऑफिस नहीं रहेगा, वो आपका कंट्रोल ऑफिस रहेगा, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन शैल गेट इन टच विद द अप्रूव्ड एग्जामिनर्स टू secure consent of the examiners। The examiner shall make one of the following recommendations। द एग्जामिनर जो एवल्यूट करेगा, थीसिस जो आपको जो चेक करेगा, तो वो उसके पास 4 ऑप्शन हैं रिकमेंड करने के। पहला क्या है, द थीसिस बी एक्सेप्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD डिग्री विद स्पेसिफिक रिकमेंडेशन वेदर इट कैन बी पब्लिश्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यानी ये जो PhD है आपका वो अवार्ड के लिए एक्सेप्टेबल है विद स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देगा वो, वेदर इट कैन बी, और ये पब्लिश्ड है कर सकता है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन, एग्जामिनर के पास द थीसिस बी एक्सेप्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD डिग्री सब्जेक्ट टू द स्कॉलर incorporating correction and change spelled out in the report after being duly verified by the supervisor, chairman of the department and dean of the faculty। यानी थीसिस अवार्ड के लिए एक्सेप्टेड तो है, लेकिन माइनर वो कुछ करेक्शन है, इनकॉर्पोरेटिंग करेक्शन करने पड़ेंगे उस थीसिस को, PhD स्कॉलर को, और चेंजेस कुछ स्पेलिंग वगैरह हैं, और इंक्लूडिंग सजेशन और करेक्शन होंगे, और वो ड्यूली फिर वो सबमिट करेगा दोबारा, और वेरीफाइड सुपरवाइज़र के थ्रू, चेयरमैन के थ्रू और डीन के थ्रू वो करेगा। ओके, थर्ड जो है सी ऑप्शन जो है, द थीसिस इन द प्रेजेंट फॉर्म कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD डिग्री, द स्कॉलर बी एडवाइज टू रिवाइज द थीसिस ऑन issues raised in the report and resubmitted the thesis for its re-examination to the same examiner। एग्ज़ामिनर ये कह देता है कि ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द अवार्ड के लिए, आप वो एग्ज़ामिनर सजेस्ट करेगा और उस पूरी थीसिस को वो रिवाइज करवाएगा, यानी पूरी थीसिस क्या रिवाइज होगी, उसके बाद फिर एग्ज़ामिनर उसके अपने पास मंगाएगा, फिर वो दोबारा रिपोर्ट भेजेगा, यानी आपने उसके सेशन के हिसाब से आपने उसमें करेक्शन करा है या नहीं करा है। और फोर्थ ऑप्शन दिया जाता है एग्ज़ामिनर को, द थीसिस बी रिजेक्टेड, यानी वो उस थीसिस को वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एग्ज़ामिनर को, evaluation of PhD thesis। Okay, if all the examiner recommend acceptance of the thesis for the award of the PhD degree, the thesis shall be accepted for conduct for viva voce। अगर एग्ज़ामिनर एक्सेप्टेंस देते हैं अवार्ड के लिए, जितने भी एग्ज़ामिनर हैं, तो उसके बाद क्या है, उसका वाइवा कंडक्ट होगा। इफ़ बोथ द एक्सटर्नल एग्जामिनर रिकमेंड रिजेक्शन ऑफ दिस thesis for the award of the PhD degree, the dean shall report the matter of the to the CSR which shall put on record the fact that the thesis has been rejected। उस केस में thesis को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। If one or more examiner make recommendation as per 13.2 second B and suggest correction या modification या incorporation of additional information या data, alternative interpretation of the data, etc. in the thesis, the dean of the faculty shall convey the examiner session to the PhD scholar concerned through the chairman and the supervisor for its resubmission by the scholar after duly revision in it in the right of the session of the examiners। The PhD scholar shall resubmit her or his thesis after incorporating material in acceptance with the examiner session along with the point wise summary। उसे एग्ज़ामिनर को, अगर एग्ज़ामिनर ने
सजेशन दिया है करेक्शन का, तो उसे क्या है पॉइंट वाइज समरी बनानी होगी रिसर्च स्कॉलर को। पॉइंट वाइज समरी ऑफ चेंज टू मेड बाय हर या हिम इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स या जस्टिफिकेशन फॉर नॉट complying with the examiner session. The scholar shall be given 3 months time to submit the revised thesis. Copies of the revised thesis along with a certificate from the supervisor that the suggested changes have actually been made shall be forwarded by the chairman of the department to the dean of the faculty for placing it before the CASR for its consideration. If any of the examiners makes recommendation as per 13.2 का C, यानी वो अगर रिवाइज्ड के लिए देता है तो उसे क्या है रिवाइज्ड थीसिस को सबमिट करना होगा। If one exam recommends the rejection of the thesis, then a new exam shall be, अगर किसी एक एग्जामिनर ने थीसिस को रिजेक्ट कर दिया तो फिर उस केस में क्या होगा, दैन अ न्यू एग्जामिनर शैल बी अपॉइंटेड एज पर क्लॉज 13.1 फ्रॉम द पैनल ऑफ द ऑलरेडी अप्रूव्ड। जो ऑलरेडी अप्रूव्ड पैनल है उसमें से नेक्स्ट एग्जामिनर को वो थीसिस चेक होने के लिए चली जाएगी। वंस अ न्यू एग्जामिनर इज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजो ऑफ क्लॉज 13.2 4 और 7 6 or 7 any previous recommendation of the examiner in whose place the new examiner has been appointed shall become null या void for all purposes. In case the new examiner recommends acceptance or revision of the thesis, ask for clarifications, then depending on the recommendation of the other examiner who has not rejected the thesis, an action appropriate for the case mentioned in clause 13.2 3rd, 4th and 6th shall be taken. In case the new examiner recommends the rejection of the thesis, तो हर his recommendation shall be final. तो उस केस में उसकी recommendation final समझी जाएगी जो न्यू एग्जामिनर करेगा, तो द थीसिस विल बी रिजेक्टेड। ऐसा लेकिन होता नहीं है, रिजेक्ट इतने बड़े केस पर होती नहीं है। द एवोल्यूशन शैल नॉर्मली बी कम्प्लीटेड विद इन 6 मंथ। एवोल्यूशन जो कंप्लीट हो जाएगा आपका होना चाहिए वो विद इन 6 मंथ होना चाहिए। वाइवा वसी, इफ़ द थीसिस हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD डिग्री, द डीन शैल एडवाइज द चेयरमैन। तो डीन अगर एग्जामिनर की रिपोर्ट आने के बाद वो फेवरेबल है तो डीन जो है एडवाइस करेगा चेयरमैन को ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न टू होल्ड, यानी इसका वाइवा लिया जाए, वाइवा की अपडेट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर अंडर इंटीमेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। द रिसर्च स्कॉलर शैल बी प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स। तो रिसर्च स्कॉलर को द रिसर्च स्कॉलर शैल बी प्रोवाइडेड अ कॉपी, तो रिसर्च स्कॉलर को कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जामिनर थ्रू द, किसके थ्रू करवाई जाएगी, चेयरमैन के, यानी जो एवोल्यूशन की जो रिपोर्ट आई है आपकी वो ये रिपोर्ट हैं तो वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी बिफोर द वाइवा। अब कौन करवाएगा, चेयरमैन करवाएगा। एंड सुपरवाइज़र एटलीस्ट 1 वीक बिफोर हर या हीज़ वाइवा, बस 1 हफ्ते पहले। ओके। The vivacy shall be conducted in online या offline mode by the examiner comprising the supervisor, co-supervisor, if any, one external examiner, एक external examiner हो, one external examiner of the thesis. The vivacy can be conducted in offline या online mode. तो vivacy जो है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में दोनों में हो सकता है। तो आप कौन कौन होगा, सुपरवाइज़र होगा और एक आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर में ऑफ द थीसिस। और आपका वाइवासी दोनों मोड में हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन मोड, दोनों पॉसिबल हैं एज़ पर कन्वीनियंस, यानी आप एग्जामिनर की कन्वीनियंस के हिसाब से, किसके, एक्सटर्नल एग्जामिनर के। हाउएवर द PhD स्कॉलर शैल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू द फिजिकल प्रेजेंट। हाउएवर लेकिन जो द PhD स्कॉलर शैल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू द फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, किसका, रिसर्च स्कॉलर का। In case none of the external examiner who examined the thesis are able to conduct the vivacy, जिसने आपकी thesis evaluate की है, अगर वो
अवेलेबल नहीं है वाइवा के लिए, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम फ्रॉम द अप्रूव्ड पैनल ऑफ द एग्जाम शैल बी कंडक्ट द वाइवा। वैसे जो अप्रूव पैनल है वो आपका वाइवा ले सकता है नेक्स्ट एग्जामिनर। इन केस ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द सुपरवाइज़र, अगर सुपरवाइज़र नहीं है, को सुपरवाइज़र इफ एनी टू कंडक्ट द वाइवा ड्यू टू एनी रीज़न, तो एन एडिशनल एग्जामिनर में बी अपॉइंटेड बाई चांसलर टू कंडक्ट द वाइवा। तो बाई चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो रिकमेंड करेगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर अपॉइंट करेगा आय के लिए वाइवा के लिए। इन सच केसेस द PhD वर्क शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ द ओरिजिनल सुपरवाइजर एंड को-सुपरवाइजर इफ एनी ओनली। In case of the supplication of the PhD by a teacher of this university without a supervisor, two external examiners shall be conducted the viva। अगर PhD अगर कोई टीचर कैंडिडेट है तो उसके लिए विदाउट अ सुपरवाइज़र तो दो एक्सटर्नल एग्जामिनर उसका कंडक्ट वाइवा लेंगे। कितने? दो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। The viva shall be open to all teachers and research scholars of the faculty. However, questions shall only be asked by the examiner। सारे होंगे, और टीचर्स भी होंगे, रिसर्च स्कॉलर्स भी होंगे, ओपन होगा, लेकिन क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? सिर्फ एग्जामिनर्स। आफ्टर द वाइवा द रिपोर्ट्स ऑफ द एग्जामिनर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द CSR and if the CSR is satisfied that the reports of the examiners are unanimous, यानी फेवरेबल है, सबकी सहमति है, and it defined in the recommending the award of the degree, it may recommend to the faculty and academic council for the award of the PhD degree. If any of the viva examiners does not recommend the award of the PhD degree for reason to be set forth by him here, the CSR may recommend that a fresh viva be held। अगर वाइवा डज नॉट रिकमेंड द अवार्ड ऑफ अ डिग्री, तो उसमें अगर वो रिकमेंड नहीं करता है वाइवा कि जो एग्जामिनर हैं, तो फॉर रीज़न टू बी सेट फॉर हर, तो मैं रिकमेंड, तो फिर वो फ्रेश क्या वाइवा फिर दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अवार्ड ऑफ डिग्री क्या है? The date of award of the PhD degree shall be the same as the date of viva examination PhD degrees। जो आपकी वाइवा की जो डेट होगी वही आपकी डेट ऑफ अवार्ड होगी। PhD डिग्री विच आर परस्यूड आइदर द फुल टाइम, चाहे आप फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम, विल बी ट्रीटेड एज डिग्रीज अवार्डेड थ्रू रेगुलर मोड। आप फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपकी विल बी ट्रीटेड, आपकी जो PhD जो ट्रीट की जाएगी एज डिग्रीज अवार्डेड थ्रू, वो आपकी एज ए रेगुलर मोड ट्रीट की जाएगी। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, कैंसिल एडमिशन का प्रोसेस क्या है? द एडमिशन ऑफ अ PhD स्कॉलर में बी कैंसिल्ड बाय द डीन ऑफ द फैकल्टी इफ रिक्वेस्टेड सो बाय द स्कॉलर हरसेल्फ या हिमसेल्फ। अगर रिसर्च स्कॉलर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसमें आप डीन जो है कैंसिल कर सकता है PhD एडमिशन को। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग एब्सेंस ऑफ रिसर्च ऑफ द स्कॉलर फॉर 2 वीक्स या मोर विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ लीव, अगर 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा विदाउट परमिशन के वो एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सुपरवाइज़र की टू इन्फॉर्म द चेयरमैन, वो इन्फॉर्म करे चेयरमैन को, एंड कॉल अ मीटिंग ऑफ द, और मीटिंग कॉल करी जाए RSA की फॉर रिकमेंडेशन टू द BOS टू कैंसिल द एडमिशन एंड सेम शैल बी प्लेस्ड बिफोर द CASR फॉर इट्स कंसिडरेशन। इफ अ रिसर्च स्कॉलर fails to submit the thesis within the maximum stipulated time as provided in case ordinances, his or her ordinance registration shall be cancelled automatically। अगर वो मैक्सिमम पीरियड में अगर थीसिस सबमिट नहीं कर पाता तब भी उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। द एडमिशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर अदर देन द टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर other than teachers of
of the university shall be cancelled by the CSR upon the recommendation of the RAC and BOS of the department concerned if the research scholar fails into the category as laid down in the clause 4.1. Fourth, is founded involved in an act of misconduct या indiscipline and the cancellation of her or his admission has been recommended by the discipline committee. Temporary withdrawal. A research scholar may be permitted by the dean of the faculty on the recommendation of the RAC and chairman to withdraw temporarily from the PhD program only after completion of the course work. यानी कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद ही आप टेम्परेरी विड्रॉ ले सकते हैं. ऑन एनी वन ऑफ द रीज़न गिवन बिलो, एक आपको रीज़न देना होगा गिवन जो नीचे दिया हुआ लेटर अलाउड टू रिज्यूम द रिसर्च वर्क एंड सबमिट द थीसिस विदाउट एक्सीडिंग द मैक्सिमम prescribed time limit for the thesis submission as per clause 10. Temporary withdrawal may be granted for a maximum of 12 months का आपको temporary withdrawal मिल सकता है, but can be extended for valid reason by the vice chancellor. और ये extend भी हो सकता है लेकिन valid reason देना होगा आपको. और कौन extend करेगा? vice chancellor करेगा. The temporary withdrawal may be permitted for any one of the following reason. If the scholar is suffering due to the chronic illness, अगर स्कॉलर सफरिंग कर रहा है chronic illness, supported the medical report या treatment card आपको लगाना होगा. If the scholar gets an assignment, अगर वो असाइनमेंट में बिजी है कलेक्शन वगैरह में, या any other event in which the dean is convinced that the situation faced by the research scholar warrants her या his temporary withdrawal from the program, तो वो temporary withdrawal ले सकता है. The research scholar who has allowed temporary withdrawal shall have to vacate accommodation in the hostel, तो उसे हॉस्टल खाली करना होगा. However, in case of rejoining the course by the research scholar, she and he may be allowed a hostel facility सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ अ सीट. अगर एबिलिटी ऑफ सीट अगर है तो उसे दोबारा हॉस्टल मिल जाएगा. सब्जेक्ट टू दीज ऑर्डिनेंसेस एंड द एकेडमिक काउंसिल में फ्रेम रेगुलेशन गवर्निंग द कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू द PhD डिग्री इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, मैनर, परस्यूट ऑफ द कोर्सेज, सुपरवाइजर एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनर्स. इसका रेगुलेशन और देख लेते हैं. ये तो हमारा ऑर्डिनेंस था PhD का, ये आपका रेगुलेशन है. रेगुलेशन फॉर PhD चैप्टर 25E ऑफ द ऑर्डिनेंसेस एकेडमिक. वैकेंसी नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी हैं जो नोटिफाइड कर दी जाएंगी आपको, और वो कर भी दी गई हैं. द यूनिवर्सिटी शैल नोटिफाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन टू बी मेड in each discipline in the ensuing academic session after leaving 1/3 of the total availability seat vacant and taking into consideration. तो 1/3 जो है आपकी वो आप द यूनिवर्सिटी शैल नोटिफाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशंस टू बी मेड इन ईच डिसिप्लिन इन द इंश्योरिंग एकेडमिक सेशन आफ्टर लिविंग 1/3. यानी 1/3 जितनी भी वैकेंसीज जनरेट होंगी उसकी 1/3 छोड़ने के बाद वो टोटली आपका वो अप्लाई करने के लिए आपको दे दी जाएंगी. यानी वो टोटली उन पर क्या है एडवर्टाइज़ हो जाएगा PhD वैकेंसीज़ पर. 1/3 जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आपको बचानी होती है MU को. द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल इन ईच डिसिप्लिन फॉर सुपरवाइज़र, और वो किस पर डिपेंड करता है वैकेंसी निकालने का, वो आपका अवेलेबिलिटी डिसिप्लिन यानी जो उस डिसिप्लिन में सुपरवाइज़र की एबिलिटी पर डिपेंड करता है. द नंबर ऑफ एडमिशन इन PhD दैट कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉर सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र के जो रूल्स हैं उस पर डिपेंड करता है. द लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी एंड अदर एसेंशियल, ये तो ज़रूरी है. सुपरवाइज़र कौन बन सकता है? जो क्या है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन द और असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन सकता है जिन्होंने PhD क्या है जिन्होंने पेपर पब्लिश किए हों वो रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं. ओके.
को सुपरवाइज़र अगर उस फील्ड में ज़रूरत है तो आपका वो को सुपरवाइज़र हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, यानी आपको एडमिशन एडमिशन के लिए आपको फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन। और आप एडमिशन जो है आप पीएचडी जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू फुल टाइम oblique part-time PhD program in the faculties of agriculture sciences, arts, commerce, international studies, life sciences, science, social sciences, theology, engineering and technology, law, management studies and research, medicines and Unani medicine. Candidates eligible for admission to the PhD program in more than one faculty of the university can apply। यानी एक से ज़्यादा फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक फैकल्टी के अंदर 2 डिसिप्लिन से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कंडक्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, यानी कंडक्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट का प्रोसेस क्या होगा वो हम ब्रीफली यहाँ देख लेते हैं। रिटन टेस्ट होगा। An eligible candidates as per provision 2.1 of the chapter 25E of the ordinances academy shall be required to appear in the written test, यानी अपेयर होना जरूरी है रिटन टेस्ट में। एक्सेप्ट कौन, जो फॉरेन नेशनल यानी जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं, और दोज वो एक्सेप्टेड एज पर प्रोविजन 3.1 का सेकंड, यानी जो नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड हैं वो एग्जाम्प्ट रहेंगे रिटन टेस्ट से। ओके। द टेस्ट पेपर कैरिंग 80 मार्क्स शैल बी 90 मिनट्स, यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपका टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट्स मिलेंगे ड्यूरेशन। इट शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। उसमें आपके 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड या मेथोडोलॉजी। इट शैल बी ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। देयर शैल बी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs होंगे 40 ऑफ 1 मार्क ईच ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड या मेथोडोलॉजी। दूसरा आपका सेक्शन होगा बी, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इट शैल बी ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। देयर शैल बी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी MCQ बेस्ड रहेगा, ऑफ 1 मार्क ईच, कवरिंग इक्विटेबली एज पॉसिबल ऑल टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन विद रिक्वेस्ट टू द डीन्स ऑफ द फैकल्टी टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द टीचर्स हु विल बी द कंट्रीब्यूटिंग क्वेश्चंस, यानी जो पेपर यहाँ पेपर बनाने की बात हो रही है। द पेपर विल बी रिक्वेस्ट चेयरमैन के रिक्वेस्ट के थ्रू से वो सेक्शन बी आपका पेपर बनेगा। पेपर फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी सेट इन the control of examination office. The dean of the faculty shall be responsible for coordinating preparation of 3 sets of a paper of section A, while the chairman of the department concerned shall be responsible for coordinating the preparation of 3 sets of paper। यानी पेपर ए सेक्शन ए के आपके 3 पेपर बनेंगे, सेक्शन बी के भी 3 बनेंगे, एज पर प्रोसीजर approved by the Vice Chancellor from time to time। The control of examination shall present the above sets of papers before the Vice Chancellor, who will approve 1 set of paper of section A for each faculty and 1 set of paper of section B for each discipline। तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ वाइस चांसलर अप्रूवल लेगा फैकल्टी वाइज सेक्शन ए का, यानी सेक्शन ए जो है फैकल्टी वाइज कॉमन होगा और सेक्शन बी जो होगा वो आपका डिसिप्लिन वाइज रहेगा। द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी रेस्पॉन्सिबल, काहे के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, द प्रिंटेड ऑफ क्वेश्चन बुकलेट प्रिंटेड कराया, द कंट्रोल ऑफ रिटन टेस्ट अपलोडिंग द आंसर की एंड रिसॉल्विंग ऑल चैलेंजेस टू द आंसर की। अगर भी कोई भी क्वेश्चन अगर चैलेंज करता है तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। एवोल्यूशन ऑफ द MCQ शैल बी डन इन द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। MCQ जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसके लिए एवोल्यूट कौन करेगा, कौन एवोल्यूशन करेगा, वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन करेगा। कैंडिडेट्स शुड सिक्योर 50%, आपको कितने परसेंट मार्क्स सिक्योर करने हैं, 50% या मोर मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, यानी 50% से आपका कम नहीं होने चाहिए, तभी आप क्या एलिजिबल होगे टू बी, काय के लिए एलिजिबल हो पाओगे आप, टू बी एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन कम्युनिटी रिव्यू। हाउएवर आर रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शैल बी अलाउड टू फॉर PhD कैंडिडेट्स
5% मार्क्स शैल बी अलाउड फॉर PhD कैंडिडेट्स, यानी जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी वो 45% पे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दे शैल बी सिक्योर ऑफ 45 मार्क्स इन द रिटन टेस्ट to be eligible for presentation cum interview. Presentation cum interview, all candidates who qualify the written test and those who were exempted as per, और जो exempted हैं रिटिन टेस्ट से, जो नेट गेट और क्वालिफाइड हैं तो वो एग्जाम्प्ट है और ऑफ द चैप्टर 25E ऑफ द ऑर्डिनेंसेस एकेडमिक शैल बी कॉल्ड फॉर, तो वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। इन एडिशनल foreign national candidates shall also be required to appear for presentation cum interview as per clause 3.1 third of the chapter 25E of the ordinances academic. Presentation cum interview shall be of 20 marks, यानी presentation cum interview कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, and will normally be held within 1-2 weeks following the declaration of the list of candidates shortlist as per clause for X and 11 of this regulation. Each shortlist candidates will give a presentation and not exceeding 15 minutes relating to his proposed area of research and appear for an interview before the presentation cum interview committee. The presentation shall be in English language. Presentation किस में होगा, लेकिन except for those appearing in the department of Arabic, यानी जो लैंग्वेज अगर PhD ऑफ लैंग्वेज में करना चाहते हैं, यानी अरबिक, हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, आर्थियोलॉजी, तो इनका तो इन्हीं लैंग्वेजेस में होगा। इन विच द प्रेजेंटेशन शैल बी मेड इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज या language approved by the concerned CSR on the recommendation of the Board of Study. The presentation cum interview committee in each department shall consist of the chairman या two available senior most faculty members of the department and a nominee of the vice chancellor. The presentation में कौन कौन present होगा, तो in each department shall be considered of, एक तो chairman होगा और two अवेलेबल सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स होंगे, सीनियर मोस्ट जो टीचर होंगे फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो, और दूसरा आपका एक नॉमिनी होगा किसका, वाइस चांसलर का। तो 4 बंदों का ये पैनल होगा। द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू शैल बी ओपन टू ऑल टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, हाउएवर क्वेश्चन शैल ओनली बी आस्क्ड बाय द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू कमेटी। क्वेश्चंस यानी ऑल टीचर भी वहाँ ओपन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का हक सिर्फ पैनल वाले को ही रहेगा, क्योंकि जो पैनल में जो इसमें होंगे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू कमेटी में रहेंगे। A candidate who fails to appear for presentation cum interview shall not be eligible for admission. तो वो अगर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में अगर वो shall not be eligible for admission, अगर वो अपेयर नहीं होते हैं प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में तो वो एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट शैल सेंड द marks obtained by the candidates in the presentation cum interview in a sealed cover to the control of examination to determine the overall merit list for each discipline. Offer of admission. A single merit list of the candidate who appear in the presentation cum interview of each discipline shall be drawn by control of examination office based on aggregate of marks in written test and presentation cum interview with the following breakup. रिटन टेस्ट आपका 80 मार्क्स का होगा, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू 20 मार्क्स। हाउएवर द कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट एज पर क्लोज, जो नेट गेट क्वालिफाइड हैं वो एग्जाम्प्टेड और फॉरेन नेशनल वाले एग्जाम्प्टेड होंगे रिटन टेस्ट से। तो बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट है, तो जो कंबाइंड जो लिस्ट बनेगी तो द कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इक्वल to number of vacancies notified in the discipline concerned, strictly on merit as per admission policy of the university notified after approval of the vice chancellor. Foreign national shall be considered for admission over या above. तो फॉरेन नेशनल का स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा ओवर एंड अबव में होगा, यानी जैसे प्रोफेसर जो है 8 को सुपरवाइज कर सकता है, रिसर्च स्कॉलर अपने अंडर में ले सकता है, और एसोसिएट प्रोफेसर 6 को और असिस्टेंट 4 को। ओके, और फॉरेन नेशनल का जो होगा वो ओवर एंड अबव में होगा, उनकी काउंटिंग नहीं होगी। जो क्राइटेरिया है कि प्रोफेसर 8 को करवाएगा, तो इसलिए अगर वो 2 को करवा रहा है फॉरेन नेशनल को तो उसके बाद कितने स्कॉलर हो जाएंगे, 10। ओके,
Provisional admission shall be offered to the selected candidates, and they shall be asked to complete their provisional admission as per notified schedule and procedure. However, for a national shall be allowed to block their seat as per, वो तो क्योंकि over and above में होती है for a national candidates है. A candidate selected for admission to a part-time PhD program shall be submit. तो जो part time कैंडिडेट्स हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा फ्रॉम द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्लियरली स्टार्टिंग देयर इन डेट. द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस. यही से हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम या हर टू डिवोट सफिशेंट टाइम टू रिसर्च. कोर्स वर्क की अगर हम बात करें तो कोर्स वर्क सेशनल मार्क्स के कितने का होंगे, 30 मार्क्स का, और एग्जामिनेशन आपका 70 मार्क्स का होगा. द एग्जामिनेशन इन द कोर्सेज प्रोग्राम शैल बी ऑफ द 2 hours ड्यूरेशन ईच है, और 2 घंटे के ये पेपर होंगे. अ PhD स्कॉलर हैज़ टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स इन ईच ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू कंटिन्यू in the program and submit the thesis. The combined marks obtained by a PhD scholar in various components of the evaluation of a course shall be converted into regular letter grades with their equivalent grade points as specific below. Grading points ये दिए हुए हैं. Attendance and leave. A scholar is required to sign on all working days of the faculty in an attendance register, यानी अटेंडेंस रजिस्टर पर उसे साइन करने होंगे. और द वुमेन स्कॉलर में बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ PhD फॉर अप टू 240 दिन की वो है उसे मैटरनिटी या चाइल्ड केयर लीव यानी टोटल जो लीव है 240 दिन की उसे मिल सकती है. Our research scholar shall be eligible to avail a leave of 30 days in an academic year. यानी एक साल में वो 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं. He shall not be entitled for any inter-semester breaks या winter या summer vacations. However, he is entitled for additional leave of up to additional leave ले सकते हैं to 10 days on medical grounds in an academic year, यानी एक साल में. The leave shall be granted by the dean of the faculty on the recommendation of the supervisor and the chairman concerned. Submission of the PhD thesis. The thesis shall be in English language, यानी except for those being submitted in the department of यानी जो languages में आप जो PhD कर रहे हैं उन्हें छोड़ के बाकी सब किस लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश में होंगी. अरबिक, हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू एंड थियोलॉजी इन विच ये तो इसी लैंग्वेज में रहेंगे. द थीसिस शैल बी टाइप्ड यूजिंग 12 फ्रंट साइज विद 1.5 लाइनिंग. स्पेसिंग रहेगा न्यू टाइम्स रोमन विद द फॉलोइंग मार्जिन 1.5 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 1 ऑन द राइट साइड एंड 1 ईच ऑफ टॉप एंड बॉटम साइड से रहेगा. सेल्फ आप सबमिशन के टाइम पे आपको क्या क्या देना होगा. द थीसिस शैल बी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. आपका रिसर्च स्कॉलर को सुपरवाइजर और चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स वर्क कंप्लीट का और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री सबमिशन सेमिनार का आपका सर्टिफिकेट और कॉपी और मैन्युस्क्रिप्ट या पब्लिश्ड का आपका रिसर्च पेपर का और कॉपीराइट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का पेपर का प्रूफ चाहिए. आ सर्टिफिकेट फ्रॉम रिसर्च सुपरवाइजर attesting to the original of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree or diploma of any other higher educational institutions. The thesis should be printed on good quality A4 size paper on both sides. Evaluation of the PhD thesis हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Repository with InfluNet following the successful completion of the evaluation process, यानी evaluation आपकी thesis जो evaluate होने के बाद and before the announcement of the यानी award होने से पहले
announcement of the PhD of the award of the PhD degree, the PhD scholar through the concerned chairman shall provide the soft and hard copy of the thesis. तो वो सॉफ्ट और हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा इन इट्स फाइनल करेक्टेड फॉर्म में आफ्टर इंकॉर्पोरेटिंग द करेक्शन मेड बाय द एग्जामिनर टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन प्रेफरेबल विद इन 4 वीक्स के अंदर ऑफ द वाइवोसी के 4 हफ्ते के अंदर हु विल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द थेसिस टू इनफ्लिव नेट पे 4 हफ्ते के अंदर वो अपलोड हो जानी चाहिए फॉर होस्टिंग द सेम टू मेक इट accessible to all the higher educational institution and research institutions only after the above. The notification of the award of the PhD degree shall be issued. उसके बाद नोटिफिकेशन आपका इशू होगा PhD का. एक्सप्लेनेशन however the word chairman of the department यानी जो चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट. रिजर्वेशन किसका रहेगा? तो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 5% ऑफ टोटल सीट्स का रिजर्वेशन होता है. पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं. ओनली दोज एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कंसिडर फॉर एडमिशन अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी जिनकी जो है डिसेबिलिटी कितने परसेंट हो? 40%. कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.